हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है मल्टी फेज वर्क विद चेंजिंग टीम्स। तो देखो, सीसैट में एक टाइप का वर्क प्रॉब्लम आता है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। क्या होता है उसमें? काम शुरू होता है 3 लोगों के साथ, फिर बीच में एक चला जाता है, या एक पाइप खोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद एक ड्रेन भी चालू हो जाता है, या लोग ऑल्टरनेट करके काम करते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पूरे प्रॉब्लम को एक ही ब्लॉक में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक ही रेट लगाते हैं शुरू से एंड तक, और वही गलती होती है। सोचो ऐसे, जब तक टीम सेम है, रेट सेम है, जिस सेकंड टीम बदली रेट बदल गया तो प्रॉब्लम भी बदल गया ना। फेज 1 फेज 2 बस। टाइमलाइन को वही स्प्लिट करो जहां टीम चेंज हो। हर फेज अपने आप में एक सिंपल कैलकुलेशन बन जाता है। यही एक चीज समझनी है आज। तो पहला सवाल, जब एक फेज आइडेंटिफाई हो गया, उसका रेट कैसे निकलते हैं? चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक टैंक एक पाइप फिल कर रही है, 6 घंटे में पूरा टैंक भर देती है, तो रेट 1/6 पर आर। अब एक और पाइप है, ये ड्रेन कर रही है, 8 घंटे में पूरा टैंक खाली, रेट हुआ 1/8 पर आर। अब अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्या करें? दोनों रेट्स ऐड कर दें? रुको, एक भर रही है, एक खाली कर रही है, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं ना। तो फिलिंग वाली पॉजिटिव +1/6, ड्रेनिंग वाली नेगेटिव -1/8। नेट रेट होगा 1/6 -1/8। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 24। तो 4/24 माइनस 3/24 खुद निकालो। 1/24 पर आर, मतलब दोनों साथ चले तो टैंक 24 घंटे में भरेगा। ड्रेन की वजह से बहुत स्लो हो गया, लेकिन फिल हो रहा है क्योंकि फिलिंग पाइप ज्यादा पावरफुल है। अब ये साइन का कॉन्सेप्ट याद रखो, प्लस या माइनस, ये सिर्फ पाइप्स के लिए नहीं है। कोई भी काम जिसमें एक बंदा बना रहा है और दूसरा बिगड़ रहा है, सेम लॉजिक लगेगा। फिलिंग या कंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव, ड्रेनिंग या डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव। नेट रेट निकालो बस। लेकिन ये तो एक फेज की बात थी। असली पॉइंट ये है कि हर फेज का अपना अलग रेट होगा। जब तक टीम सेम है, रेट सेम रहेगा। जैसे ही कोई ज्वाइन करे, कोई निकाल जाए, या कोई पाइप खोले या बंद करे, नया फेज शुरू। और नए फेज का रेट स्क्रैच से कैलकुलेट करो। पिछले फेज का रेट मत कैरी करो, क्योंकि अब टीम बदल चुकी है। तो हर फेज में बस एक काम, देखो कौन कौन एक्टिव है, उनके रेट्स लिखो विद करेक्ट साइन और ऐड कर दो। दैट इज योर फेज रेट। तो अब हम जानते हैं हर फेज का रेट कैसे निकालना है। लेकिन उन सवाल, फेज कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? प्रॉब्लम में कोई लेबल नहीं होता कि ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें? चलो ओके, एग्जांपल लेते हैं। ए, बी, सी, 3 वर्कर्स। पहले ए और बी साथ काम करते हैं 5 दिन तक, फिर बी चला जाता है, सी आ जाता है। अब ए और सी साथ काम करते हैं जब तक जॉब खत्म ना हो। कितने फेजेस हैं? देखो, टीम कब बदली, बी गया, सी आया, बस वहीं पे लाइन खींच दो। फेज 1 ए प्लस बी, फेज 2 ए प्लस सी, 2 फेजेस। तो रूल ये है, टाइमलाइन बनाओ, एक सीधी लाइन सोचो, लेफ्ट से राइट। हर उस पॉइंट पे मार्क लगाओ जहां टीम चेंज होती है। कोई ज्वाइन करे, मार्क। कोई निकल जाए, मार्क। पाइप खुले या बंद हो, मार्क। वर्कर्स ऑल्टरनेट करे, मार्क। हर 2 मार्क्स के बीच एक फेज। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी प्रॉब्लम को एक ब्लॉक में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कंबाइंड रेट निकाला, पूरे टाइम पे लगा दिया, लेकिन टीम तो बीच में बदल गई थी ना, तो वो रेट अब वैलिड नहीं रहा। पहले टाइमलाइन, फिर अरिथमेटिक, ये ऑर्डर मत भूलना। अब एक और चीज अरिथमेटिक से पहले डिसाइड करनी है, टोटल वर्क को कैसे मेजर करें? 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 सिंपल रखो, टोटल वर्क इक्वल्स एक जॉब। अगर आप 12 दिन में करें तो रेट हुआ 1/12 पर डे। बी, 18 दिन में करें तो 1/18 पर डे। फ्रैक्शंस में काम करो, ये तब ठीक है जब नंबर्स सिंपल है। लेकिन अब सोचो, 18 दिन, 24 दिन,
और 16 दिन। रेट्स होंगे 1/18, 1/24, 1/16। अब हर फेज में इन्हें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फेज टाइम से मल्टीप्लाई करो। बहुत मेसी। फ्रैक्शंस पे फ्रैक्शंस। तो दूसरा ऑप्शन, एलसीएम यूनिट्स 18, 24 और 16 का एलसीएम निकालो। एलसीएम इक्वल्स 144। तो बोलो टोटल वर्क है 144 यूनिट्स। अभी रेट्स देखो, 144 बाई 18 इक्वल्स 8 यूनिट्स पर डे। 144 बाई 24 इक्वल्स 6 यूनिट्स पर डे। 144 बाई 16 इक्वल्स 9 यूनिट्स पर डे। देखो, सारे इंटीजर्स, कोई फ्रैक्शन नहीं। अब चाहे कितने भी फेजेस हों, सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में होगा। तो अरिथमेटिक शुरू करने से पहले दो चीज़ें करो। एक, टाइमलाइन बनाओ, हर टीम चेंज पे लाइन खींचो दो। टोटल वर्क डिसाइड करो, एक जॉब या एलसीएम यूनिट्स। अगर गिवन टाइम्स के डिनोमिनेटर्स सिंपल है तो एक जॉब चलेगा, अगर ऑकवर्ड है तो एलसीएम लो। ये दोनों सेटअप मूव्स हैं। इनके बाद हर फेज का काम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो टाइमलाइन बन गई, फेजेस मार्क हो गए, टोटल वर्क डिसाइड हो गया। अब बस अरिथमेटिक। चलो एक्चुअली करते हैं। मान लो टोटल वर्क है 36 यूनिट्स फेज 1 में, ए और बी साथ हैं। ए का रेट 3 यूनिट्स पर डे, बी का रेट 2 यूनिट्स पर डे। कंबाइंड 3 + 2 5 यूनिट्स पर डे। ये फेज चला 4 दिन। तो फेज 1 का काम 5 × 4 इक्वल्स 20 यूनिट्स। बस इतना सिंपल। अब फेज 2, बी चला गया, सिर्फ ए बचा। ए का रेट 3 यूनिट्स पर डे। कितना बचा है? 36 - 20 16 यूनिट्स। ए अकेले करेगा तो कितने दिन सोचो। 16 / 3 इक्वल्स 5 & 1/3 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 4 + 5 & 1/3 इक्वल्स 9 & 1/3 दिन। देखा, हर फेज में बस दो चीजें चाहिए, रेट क्या है इस फेज का और टाइम कितना है। मल्टीप्लाई करो, फेज वर्क मिल गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हर प्रॉब्लम का एंडिंग सेम नहीं होता। 3 तरह से काम खत्म हो सकता है। पहला केस, 3 फेजेस है, तीनों का काम ऐड करो, एग्जैक्टली 36 यूनिट्स। जॉब डन, खत्म, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं। दूसरा केस जो हमने अभी देखा, सारे गिवन फेजेस के बाद भी काम बचा है। रिमेनिंग वर्क को करंट फेज के रेट से डिवाइड करो, एक्स्ट्रा टाइम निकल लो। तीसरा केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो फेज 2 में भी टाइम दिया हुआ है, बी चला गया और ए ने 3 दिन काम किया, फिर सी आया। फेज 2 में ए ने कितना किया? 3 × 3 9 यूनिट्स। टोटल अब तक 20 + 9 29 यूनिट्स। अभी भी 7 यूनिट्स बचे। फेज 3 में ए और सी साथ करेंगे, तो इक्वेशन 29 + फेज 3 रेट इंटू टी इक्वल्स 36। टी निकल लो, डन। तो 3 एंडिंग्स, या तो फेजेस के एंड पे एग्जैक्ट खत्म हो जाए, या सारे फेजेस के बाद कुछ बचा हो तो डिवाइड करो, या किसी फेज के बीच में खत्म हो तो इक्वेशन लगाओ। अब एक चीज जो स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी है, ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा मार्क्स खाती है। स्टूडेंट्स एक बार कंबाइंड रेट निकलते हैं और फिर उससे पूरे प्रॉब्लम में उसे करते रहते हैं। टीम बदल गई, रेट नहीं बदला, यही ट्रैप है। सोचो, फेज 1 में रेट था 5 यूनिट्स पर डे, फेज 2 में सिर्फ ए है 3 यूनिट्स पर डे। अगर भूल गए कि बी चला गया और पार्ट से कैलकुलेट करते रहो, आंसर आएगा लेकिन गलत आएगा। और दिक्कत ये है कि गलत आंसर भी क्लीन दिखता है, ऑप्शंस में मिल भी जाता है, तुम्हें लगता है सही है लेकिन है नहीं। तो याद रखो, जब भी टाइमलाइन पे नया फेज आए, रुको, कौन कौन एक्टिव है, नया रेट निकालो, फिर आगे बढ़ो। टीम बदली, रेट बदला, ये लाइन भूलनी नहीं चाहिए। अब तक हमने जो प्रॉब्लम्स देखे उसमें पैटर्न क्या था? कोई ज्वाइन करता है, कोई लीव करता है, टीम बदली, नया फेज, सिंपल। लेकिन अब एक अलग टाइप का सवाल देखते हैं। CSAT 2024 में आया था। पहली नज़र में लगता है बिल्कुल अलग है, लेकिन है नहीं।
सवाल ये है, x अकेला करे 6 घंटे, y अकेला करे 8 घंटे, z भी 8 घंटे। अब कंडीशन, एक टाइम पे सिर्फ एक इंसान काम करेगा और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव आवर्स में काम नहीं कर सकता। मतलब अगर x ने पहले घंटे में काम किया, दूसरे घंटे में x नहीं करेगा, कोई और करेगा। मिनिमम कितना टाइम लगेगा? पहले पढ़ के लगता है। फेस स्प्लिटिंग यहाँ कैसे लगेगी? कोई जॉइन लीव थोड़ी हो रहा है, सब लोग हैं ही, बस बारी बारी काम कर रहे हैं। रुको, सोचते हैं। चलो पहले रेट्स निकलते हैं। एलसीएम लेते हैं 6, 8, 8 का। एलसीएम इक्वल्स 24। तो टोटल वर्क मानते हैं 24 यूनिट्स, एक्स का रेट 24/6 इक्वल्स 4 यूनिट्स पर आवर। अब ये 24/8 इक्वल्स 3 यूनिट्स पर आवर, जेड का रेट भी 3 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, अब सवाल है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम मतलब सबसे ज्यादा काम जल्दी हो। तो किसको ज्यादा बार लगाना चाहिए? ऑब्वियसली एक्स को। 4 यूनिट्स पर आवर सबसे फास्ट है, लेकिन एक्स 2 कंसेक्यूटिव आवर्स काम नहीं कर सकता। तो बेस्ट पैटर्न क्या होगा? सोचो एक सेकेंड। एक्स काम करे, फिर कोई और, फिर वापस एक्स, फिर कोई और, एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई। देखा, एक्स हर ऑल्टरनेट आवर में आ रहा है, बीच में वाई या जेड फिल कर रहे हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। हर 2 घंटे में एक साइकिल बन रही है। पहले घंटे में एक्स, दूसरे में वाई या जेड। चलो एक 2 आवर साइकिल का काम निकलते हैं। आवर 1 एक्स काम करता है 4 यूनिट्स। आवर 2 वाई या जेड काम करता है 3 यूनिट्स। एक साइकिल में टोटल 4 + 3 इक्वल्स 7 यूनिट्स। 2 घंटे में 7 यूनिट्स। अब रुको, ये साइकिल है ना, ये तो एक फेज है, रिपीटिंग फेज। वही फेज स्प्लिटिंग का आइडिया, बस यहाँ फेज बार बार चल रहा है इंस्टेड ऑफ वन आफ्टर अनदर। हमने क्या किया? रिपीटिंग पैटर्न को एक मिनी फेज माना और उसका रेट निकल लिया, 7 यूनिट्स पर 2 आवर्स। चलो आगे, टोटल काम 24 यूनिट्स, हर साइकिल में 7 यूनिट्स। तो कितनी साइकिल चले? एक साइकिल 7 यूनिट्स डन, 2 साइकिल्स 14 यूनिट्स, 3 साइकिल्स 21 यूनिट्स। 3 साइकिल्स मतलब 6 घंटे। कितना बचा? 24 - 21 इक्वल्स 3 यूनिट्स। 6 घंटे हो चुके हैं, 3 साइकिल्स कंप्लीट। लास्ट साइकिल में लास्ट वर्कर कौन था, वाई या जेड? तो कंसेक्यूटिव रूल चेक करो। एक्स काम कर सकता है क्योंकि लास्ट आवर में एक्स नहीं था। एक्स का रेट 4 यूनिट्स पर आवर, काम बचा 3 यूनिट्स। तो एक्स को कितना टाइम लगेगा? 3/4 आवर, 3 चौथाई घंटा, मतलब 45 मिनट्स। तो टोटल टाइम 6 घंटे + 45 मिनट्स इक्वल्स 6 घंटे 45 मिनट्स। आंसर है ऑप्शन सी। अब एक सेकेंड रुको और सोचो हमने यहाँ क्या किया। प्रॉब्लम अलग दिख रहा था, ऑल्टरनेटिंग वर्कर्स, कोई ज्वाइन लीव नहीं हो रहा, कंस्ट्रेंट्स अलग, लेकिन अप्रोच वही थी। रिपीटिंग पैटर्न देखा, उसको फेज माना, फेज का वर्क निकाला, साइकिल्स काउंट किए, रिमाइंडर हैंडल किया। तो फेज सिर्फ ये नहीं है कि कोई आया या गया। फेज का मतलब है जब भी काम का पैटर्न बदलता है या रिपीट होता है, उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करो। ऑल्टरनेटिंग शेड्यूल, कोई दिक्कत नहीं, रिपीटिंग साइकिल ढूंढो, उसको फेज बनाओ और आगे बढ़ो। अब चलो एक और पीवाईक्यू देखते हैं, CSAT 2025 से। ये प्रॉब्लम ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी इसलिए नहीं कि अरिथमेटिक मुश्किल है, ट्रिकी इसलिए है क्योंकि डेटा सीधा नहीं दिया है। चलो देखते हैं। x 1/3 काम 6 दिन में, y 1/3 काम 8 दिन में, z 3/4 काम 12 दिन में। अब कंडीशन, तीनों मिलके अन दिन काम करते हैं, फिर x और z चले जाते हैं और y अकेला बाकी का काम 8 और 2/3 दिन में खत्म करता है। n क्या है? पहली चीज, ये 1/3, 3/4 ये सब पार्शियल वर्क स्टेटमेंट्स है, सीधा रेट नहीं निकाल सकते इनसे, पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। पूरा काम का टाइम निकालो। x 1/3 काम 6 दिन, तो पूरा काम 6 × 3 = 18 दिन, सिंपल। y 1/3 काम 8 दिन,
तो पूरा काम 8 टाइम्स 3 इक्वल्स 24 दिन। Z थोड़ा अलग है। Z 3/4 काम 12 दिन। अगर 3/4 में 12 दिन तो 1/4 में 4 दिन। पूरा काम 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16 दिन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पार्शियल वर्क को फुल जॉब टाइम में कन्वर्ट नहीं करोगे, आगे का सारा काम कंफ्यूजिंग होगा। पहला काम नॉर्मलाइज करो। x 18, y 24, z 16। अब एलसीएम लेते हैं। 18, 24, 16 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 इक्वल्स 2 इंटू 3 स्क्वायर, 24 इक्वल्स 2 क्यूब इंटू 3, 16 इक्वल्स 2 की पावर 4। तो एलसीएम 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स 16 इंटू 9 इक्वल्स 144। टोटल वर्क 144 यूनिट्स। रेट्स निकालते हैं। एक्स का रेट 144 बाई 18 इक्वल्स 8 यूनिट्स पर डे। वाई का रेट 144 बाई 24 इक्वल्स 6 यूनिट्स पर डे। जेड का रेट 144 बाई 16 इक्वल्स 9 यूनिट्स पर डे। तीनों का कंबाइंड रेट 8 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल्स 23 यूनिट्स पर डे। अब प्रॉब्लम में 2 फेजेस हैं। फेज 1 तीनों मिलके n दिन। फेज 2 सिर्फ y अकेला 8 एंड 2/3 दिन। रुको एक सेकेंड। फेज 2 का पूरा इंफॉर्मेशन हमें पता है। y का रेट पता है, टाइम भी पता है, लेकिन फेज 1 का टाइम नहीं पता। वही तो न है। तो क्यों ना हम फेज 2 से शुरू करें, बैकवर्ड काम करें। y अकेला 8 एंड 2/3 दिन, मतलब 26 डिवाइडेड बाय 3 दिन। y का रेट 6 यूनिट्स पर डे फेज 2 में कितना काम हुआ? 6 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 156 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 52 यूनिट्स। तो y ने अकेले 52 यूनिट्स का काम किया। टोटल काम 144 था। पहले फेज में कितना हुआ होगा? 144 माइनस 52 इक्वल्स 92 यूनिट्स। पहले फेज में तीनों मिलके काम कर रहे थे। कंबाइंड रेट 23 यूनिट्स पर डे काम हुआ। 92 यूनिट्स न क्या होगा? खुद निकालो। 92 डिवाइडेड बाय 23, 30 टाइम्स 4, 92 एकदम फिट आ गया। n इक्वल्स 4 दिन। आंसर है ऑप्शन बी। अब रुको और सोचो हमने यहाँ क्या किया। 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली, नॉर्मलाइज करना। क्वेश्चन में 1/3 3/4 दिया था, सीधा रेट नहीं था। तो सबसे पहले पार्शियल वर्क को फुल जॉब टाइम में कन्वर्ट किया। ये स्टेप स्किप किया तो बाकी सब गलत होगा। दूसरी चीज, बैकवर्ड रीजनिंग। हमें न नहीं पता था, लेकिन दूसरे फेज का टाइम पता था। तो हमने दूसरे फेज से शुरू किया, उसका काम निकाला, फिर बाकी का काम पहले फेज को दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल रख के इक्वेशन सेट करते हैं। वो भी चलेगा, लेकिन बैकवर्ड अप्रोच में इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधा अरिथमेटिक से आंसर आ जाता है। तो जब भी एक फेज का टाइम अननोन हो और दूसरे का नोन फेज से शुरू करो बैकवर्ड रीजनिंग। ये बहुत क्लीनली काम करता है। चलो अब एक क्विक चेक, देखो कितना समझियो। आ एक काम 12 दिन में कर सकता है, बी वही काम 18 दिन में। दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, फिर बी चला जाता है और आ अकेला बाकी काम खत्म करता है। टोटल कितना टाइम लगा? वीडियो पॉज करो, सारे टूल्स तुम्हारे पास हैं। एलसीएम लेना है, टाइमलाइन स्प्लिट करनी है, फेज रेट निकाल के फेज वर्क निकालना है। खुद ट्राई करो। चलो देखते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 इक्वल्स 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 इक्वल्स 2 इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स 36 यूनिट्स। टोटल वर्क 36 यूनिट्स। रेट्स, ए का रेट 36 बाई 12 इक्वल्स 3 यूनिट्स पर डे। बी का रेट 36 बाई 18 इक्वल्स 2 यूनिट्स पर डे। कंबाइंड रेट 3 प्लस 2 इक्वल्स 5 यूनिट्स पर डे। अब टाइमलाइन। फेज 1, ए और बी मिलके 4 दिन।
5 इंटू 4 इक्वल्स 20 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क 36 माइनस 20 इक्वल्स 16 यूनिट्स। फेज 2 में सिर्फ ए है। ए का रेट 3 यूनिट्स पर डे। 16 बाय 3 इक्वल्स 5 और 1/3 दिन। टोटल टाइम 4 प्लस 5 और 1/3 इक्वल्स 9 और 1/3 दिन। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर तुमने गलती से फेज 2 में भी कंबाइंड रेट 5 यूज कर लिया होता 16 बाय 5 तो मिलता 3.2 दिन। टोटल 7.2 दिन। आंसर नीट लगता लेकिन गलत है, क्योंकि बी चला गया था फेज 2 में। टीम बदली तो रेट बदला। यही वो ट्रैप है। अब पूरी लेक्चर कंप्रेस करते हैं। बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टोटल वर्क डिसाइड करो। एक जॉब या एलसीएम यूनिट्स, जो कन्वीनियंट लगे। स्टेप 2, टाइमलाइन स्प्लिट करो। जहां भी टीम बदले, नया फेज। स्टेप 3, रेट इनटू टाइम। फेज वर्क निकालो, हर फेज में अलग से। स्टेप 4, सारे फेजेस का काम जोड़ो और टोटल वर्क से कंपेयर करो। बस यही सीक्वेंस है। वर्कर्स ज्वाइन करें या लीव करें, पाइप्स खोलें या ड्रेन्स लगाएं, ऑल्टरनेट करें या ओवरलैप करें। वर्डिंग बदलेगी, मेथड नहीं बदलेगा। टाइमलाइन स्प्लिट करो, फेज रेट निकालो, काम जोड़ो। डन। समझ आया? तो एक्स क्रूसिबल IAS पर जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, 1000+ फ्री CSAT क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फुल सोल्यूशन देखो विद मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स।